अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन कोरोना वायरस के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि सब पूरी दुनिया में ये फैल चुका है। इसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल और मेरा साथ दे रहे हैं आज की ट्रांसमिशन में इमरान हसन। अच्छा जी, हम दोनों बात तो करेंगे कोरोना के हवाले से, लेकिन मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम अपडेट कर दें पहले कि अभी खासतौर पर पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो नाजरीन, यहाँ पर जो मुतासिर अफराद की कुल तादाद बताई जा रही है वो 15,524 हो गई है, जिसमें से 3,425 अफराद सेहतयाब हो गए हैं, जबकि 343 जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। और पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 26 अफराद इसकी वजह से इमरान मौत के मुंह में गए हैं। बिल्कुल, और ये बिल्कुल भी हेल्दी फिगर्स नहीं है। हम अगर पूरी दुनिया की बात करते हैं, एक तो ये कि इससे पहले गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन का फैसला किया उस वक्त जो इसकी शरह थी वो कम हो रही थी। अब जब 2 माह इसको पाकिस्तान में तकरीबन होने को हुए हैं, उसके बाद अब जो केसेस हैं उसकी जो बढ़ने की तादाद है, जो रेशो है ओवरऑल, वो बड़ी तेज़ है। और उसके साथ सबसे ज़्यादा जो तशवीशनाक बात इसमें आसमा है वो ये है कि जो हमारे डोमेस्टिक केसेस हैं, जो हमारी मकामी मुंतकिली है एक शख्स से दूसरे शख्स को, उसकी शरह बहुत ज़्यादा है। आज से 2 दिन पहले 80% से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो कि मकामी शरह से कोरोना का शिकार हो रहे थे। पहले तो ऐसा था कि कहा यह जा रहा था कि जो लोग बैरूनी ममालिक से आ रहे हैं, पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, चाहे वो ईरान से हों, चाहे वो चाइना से हों या दीगर ममालिक से, वो लोग पाकिस्तान में केसेस फैलाने का मौजब बन रहे हैं, वजह बन रहे हैं। लेकिन अब जैसा कि इमरान आपको बता रहे थे कि ये मकामी सतह पर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो पहले हम आपको ये बता रहे थे कि अगर आपके इर्द गिर्द, आपके रिलेटिव्स में, आपके जानने वालों में कोई भी जिसने पिछले 14 दिन में बैरून मुल्क कहीं सफ़र किया है तो उससे मोहतात रहिए। लेकिन अब हम ये कहेंगे कि आप हर किसी से मोहतात रहिए, क्योंकि जैसा कि इमरान ने बताया भी कि 80% से भी ज़्यादा इसकी तादाद बढ़ चुकी है कि मकामी सतह पर ये फैलता जा रहा है। बिल्कुल, और जाहिर बात है हम मुसलसल ये बात करते चले आ रहे हैं, ये रेपिटेशन है। हम खुद भी, बाज़ लोग हमें कहते हैं कि आप बार बार एक ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बात के अलावा और करने को कुछ है नहीं। बार बार बिल्कुल एहतियात की बात हम बार बार कर रहे हैं। आप एहतियात कीजिए, आप हाथ धोइए, आप सफाई रखिए, आप घर तक अपने आप को महफूज रखिए, उसके अलावा कोई और बात करने को है नहीं। और मसाजिद के अलावा जब हम बात करते हैं किसी भी किस्म की गैदरिंग को, फिल वक्त इवन मसाजिद के अंदर भी जो गैदरिंग्स है वो स्मार्ट तरीके से गवर्नमेंट उसको हैंडल करने की कोशिश करी है, बट इट्स नॉट सेफ एट ऑल। बहुत सी जगहों पे कुछ ऐसे फुटेजेस भी हमने देखी हैं, कुछ ऐसे मीडिया चैनल्स के ऊपर भी रिपोर्ट हुआ है कि लोगों ने उसको वायलेट किया है। अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो आप तादाद दे सकते हैं 15,000 लोग इस वक्त कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। जब हम 2000 से शुरू हुए थे, जब 2000 तक फिगर पहुंचा था, हमें बड़ी परेशानी लाक हुई थी कि अब ये मामला किधर जाएगा। फिर वो 4000, 8000 और अब 15,000 पेशेंट्स हो चुके हैं। और इन 15 से मजीद एवरेज जो डॉक्टर्स कहते हैं, एक कोरोना का पेशेंट एक टाइम के अंदर 5 लोगों को, मिनिमम कम से कम 5 लोगों को वो मुतासर कर सकता है। सो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त मामला कहाँ और किस जानिब पहुंच चुके हैं। हमें इस वक्त आसमा डॉक्टर शहबाज साहब ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि इकोनॉमी के स्पेशलिस्ट हैं, माहिर मुआशियात हैं, और इंटरनेशनल इकोनॉमी को भी और पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी को भी बहुत गहरी निगाह से देखते हैं। उनसे जरा पूछते हैं कि वो इस वक्त सारी सिचुएशन को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इसका एक बैकग्राउंड है। एक बैकग्राउंड ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस, खासतौर पर अमेरिका के अंदर जो कम हुई हैं, उसमें पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आवाम को रिलीफ देंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान को इस वक्त बड़ा चैलेंज है जो पाकिस्तान अपनी बरामदात नहीं बढ़ा पा रहा है, ओब्वियसली, क्योंकि दुनिया भर में कोई खरीदार नहीं है तो हम बेचें कहां पे। विद दैट हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी इंपोर्ट्स को लिमिट करेंगे, लेकिन अगर वो हमारी जरूरियात जिंदगी को डिस्टर्ब ना कर दे, जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है बेसिक्स। सो इस सारी सिचुएशन पे जरा शहबाज साहब का तजिया लेते हैं। शहबाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैंने आपके सामने पिक्चर रखी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं इस वक्त जो एक सिचुएशन बन रही है। सबसे पहले हम डोमेस्टिक इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं। ये जो सारी सूरत हाल निट हो रही है कोरोना वायरस के बाद, हमें तो एक अपॉर्चुनिटी भी नजर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। प्राइम मिनिस्टर सेज कि हम ये ना कर पाते अगर कोरोना ना होता, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमें एक मेडिकल इमरजेंसी भी हमारे सर पे खड़ी नजर आ रही है। आप कैसे इसका तजिया करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात आप करें। सबसे पहले ये है कि मेरे ख्याल कि हमें चाइना से थोड़ा सा वो सबक सीखना चाहिए कि चैलेंजेस दुनिया में आते हैं। चाइना से चैलेंज शुरू हुआ कोरोना का, तो अब देखेंगे कैसे उन्होंने 2.5 से 3 या 4 माह के अंदर उन्होंने कवर किया सारी अपनी सिचुएशन को। लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा कैसे कि सबसे पहले कोरोना उन्होंने अपनी इकोनॉमी से फाइट किया, खत्म किया उसको। अभी भी स्टिल चीजें चल रही हैं उनकी इकोनॉमी, लेकिन सिचुएशन बहुत हद तक उनके कंट्रोल में है। तो फिर उन्होंने ये जो चैलेंज था उसको अपॉर्चुनिटी बनाया इस तरह से। अब देखें वो एक्सपोर्ट कर रहा है किस फॉर्म में, मास्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सैनिटाइजर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो वेंटिलेटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा पाकिस्तान की तरफ। देखिए, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है आपका, और उसमें अब देखें कि हम अभी तक सेल्फ सफिशिएंसी जो है एग्रीकल्चर में वो अचीव नहीं कर पाए। मेरा थोड़ा सा जो इसमें एक थोड़ा सा मशवरा है वो ये कि अगर हम एग्रीकल्चर के अंदर सेल्फ सफिशिएंट हो जाते टाइम पे, तो ये मेरे ख्याल में जो आटे का क्राइसिस है या हमारा जो शुगर क्राइसिस है, शायद ये क्राइसिस ना होते।
उसको प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है। वो अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने कमीशन बना दिया, शुगर प्राइस को देखते उसके वजूहत क्या हैं। खैर वो 3 हफ्ते बाद उसकी रिपोर्ट आएगी। वो अभी तक जो एक्शन गवर्नमेंट के हुए हैं बड़े फेवरेबल हैं। अच्छा, अब हम आते हैं तो हम इस सिचुएशन के अंदर रहते हुए कैसे अपॉर्चुनिटी जो है उसको ग्रैब कर सकते हैं। अब देखिए, दुनिया में कहीं अब हाई टेक सर्विसेज जो उसकी डिमांड नहीं है, दुनिया में कहीं रेल सर्विसेज की डिमांड नहीं है, दुनिया में कहीं एरोप्लेन सर्विसेज की डिमांड नहीं है। एक चीज जो पूरी दुनिया को जरूरी है वो है फूड आइटम। अब देखिए, कोरोना की वजह से एक चीज क्या है शहबाज साहब, एक चीज क्या है मिस कर गए हम? फूड आइटम। ओके, मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक। तो इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करे, क्योंकि जब तक आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप नहीं डेवलप कर सकते अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को, आप नहीं डेवलप कर सकते अपने सॉफ्टवेयर सेक्टर को। यहाँ तक आपने तेल की बात की है कि गवर्नमेंट जो है वो आवाम को रिलीफ देना चाह रही है। मुझे ये बताइएगा, पेट्रोल की कीमतें जो है 15 रुपए या 15 से 20 रुपए गवर्नमेंट कम करती है, उसका कोई आम आदमी को फायदा है? मेरा अपना जाती है उसमें फायदा नहीं है। क्यों? ये पेट्रोल की प्राइस जब कम करेंगे तो इसका फायदा होगा उन लोगों को जो व्हीकल ओनर्स हैं। और आपने पाकिस्तान में एक चीज देखी कि जब कभी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, महंगाई जो है वो आपकी नीचे नहीं आई। अलबत्ता जब आपकी प्राइसेस बढ़ती हैं तो महंगाई आपकी एकदम से शूट कर जाती है। ऐसा ही है। प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है, ताकि वो जो गवर्नमेंट का 15 पे पर लीटर प्राइसेस तेल में कमी कर रही है तो उसका फायदा जो है आम आदमी तक जाए। और ये सारे का सारा सिलसिला तब तक नहीं होगा जब तक आपकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगी, आपकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी। अब हम आते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें जो कम हुई है, देखें कुछ एक आध हफ्ता पहले कीमतें माइनस में भी थी, उसके बाद फिर जीरो से फिर थोड़ी कीमतें बढ़ी हैं। मेरे ख्याल के पाकिस्तान का एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इंटरनेशनल मार्केट से फ्यूचर कॉन्टेक्ट करें। ठीक है जी, जो स्पॉट प्राइसेस हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्टेक्ट करे और तेल का खीरा करे। तो जब अभी तो क्योंकि आप लॉकडाउन जो है उसमें हम नरमी लेके आ रहे हैं, टारगेटेड आपके जो इंडस्ट्रीज उनको आप ओपन कर रहे हैं। सिंध में जैसे जगह पे 4 दिन एक जो सेक्टर है उसको ओपन किया जाएगा, 3 दिन एक सेक्टर को ओपन किया जाएगा। पंजाब में सिचुएशन जो इस तरह की वो हो रही है, इसके ऊपर डिस्कशन। अब मुझे बताएं कि जब भी आपकी एग्रीकल्चर ये जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब आपकी आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू होगी तो क्या तेल की डिमांड में इजाफा नहीं होगा? तो बजाय कि हम आने वाले दिनों में जाके तेल खरीदें, उससे बेहतर ये कि हम आज ही कॉन्टेक्ट करके तेल जो है उसको लेके उसको जखीरा कर लें, ताकि हम आने वाले वक्त के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी बूस्ट होगी, उसकी ऑयल डिमांड जो उसको। ठीक है, तेल के हवाले से आप बात कर रहे हैं, ऑयल के हवाले से, जखीरा करने के हवाले से बहुत सारी ऐसी तजावीज सामने भी आ रही हैं। गवर्नमेंट इस पर गौर भी कर रही है। कीमत कम करने के हवाले से भी ओगरा ने आज एक मंजूरी भी कल दी जाएगी नहीं दी जाएगी ये तो हम देखेंगे, लेकिन एक तजवीज़ जो है इमरान वो पेश कर दी गई है। अच्छा शहबाज साहब, ये फरमाइएगा, पाकिस्तान के हवाले से हमने बात की है, कुछ हम रुख करना चाहेंगे अमेरिका का, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां पर भी मईशत को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अमेरिका का मुकाबला किया जा रहा है, बात की जा रही है चाइना की मईशत से कि चाइना जो है वो बहुत जल्द संभल जाएगा, लेकिन अमेरिका जो है वो उतनी जल्दी अपनी मईशत को उस तरह से नहीं संभाल पाएगा जिस तरह से चाइना ने संभाला। तो क्या कहीं कोताही हो रही है ट्रंप इंतजामिया की जानिब से? क्या आप समझते हैं कि वो नहीं कर पा रहे जो चाइना ने किया है, अमेरिका में नहीं हो रहा? देखिए जी, मैंने इस प्रोग्राम में जिक्र किया था कि 2003 के अंदर SARS में वायरस चाइना के अंदर आया था, लेकिन दुनिया ने उसको इतना सीरियस नहीं लिया था। उसके ऊपर एक आर्टिकल क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी रिव्यू के अंदर पब्लिश हुआ था। इसके अंदर उन्होंने पॉसिबल वेज बताए थे कि हम कैसे कोरोना से निपट सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो वायरस चाइना में आया था, उसको 2003 के अंदर चाइना के अंदर 300 से 400 बंदा उनका मरा था, बस पूरी दुनिया ने उसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया था। जहां तक हमारी बात है, अगर अमेरिकन इकोनॉमी को धचका लगता है तो पाकिस्तान जो है उसको कितना नुकसान होगा। आप अपना एक्सपोर्ट जो बेस्केट है उसको देखिए, हमारा ज्यादातर एक्सपोर्ट जो है अमेरिका के साथ है। आप मुझे बताया, जब अमेरिकन इकोनॉमी बैठ गई है तो क्या आपका एक्सपोर्ट, बल्कि अब तो एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा, तो उस चीजों को कवर करने के लिए आपको चाहिए कि आप सब्ज्यूड मार्केट जो उसकी तलाश में जाएं। और उससे भी ज्यादा बेहतर यह है कि आप इस सिनेरियो के अंदर रहते हुए आपकी जो लोकल डिमांड है आप उसको बूस्ट करें, ताकि आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है वो बजाय बंद होने के वो आहिस्ता आहिस्ता जो है सिचुएशन के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाए, और आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उन इंडस्ट्री को जिनको आपने डेवलप किया है सिचुएशन के अंदर, आप अपने एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं। और अच्छा, ये जितनी बातें आप कर रहे हैं ना शहबाज साहब, ये जितनी बातें आप कर रहे हैं ना, ये बज़ाहिर बड़ी आसान लगती हैं। आपने कहा जी एग्रीकल्चर को हम कर लेते तो आज मुश्किल में ना होते, सही कह रहे हैं आप, कैसे कर लेते, या आप कर लें तो कैसे कर लें? नंबर 1 आपने कहा जी पेट्रोल प्राइसेस कम है, कॉन्ट्रैक्ट कर लें अगले 2 साल के लिए, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है डॉक्टर साहब, स्टोरेज कैपेसिटी होगी तो करेंगे। उसके बाद आपने इसके साथ कहा कि पेट्रोलियम प्राइसेस कम होंगी तो आम आदमी की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा, इसके लिए मैकेनिज्म चाहिए। क्या मैकेनिज्म चाहिए सर? 3 हिस्से। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं एक पॉलिसी मेकर हूँ, मैं तो सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है जी, और मैं आपको वो पॉसिबल मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी सजेशन पहुंचे ना अरबाब इख्तियार तक, वो क्या है? सबसे पहले हमें पेट्रोलियम का मैकेनिज्म बता दें। आपने कहा एक मैकेनिज्म चाहिए जिससे आम आदमी को फायदा हो, अच्छी बात की आपने, क्या मैकेनिज्म होना चाहिए?
लेकिन मैकेनिज्म यही है कि आपकी अगर आप अपना जो आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, मुझे अब ये बताइए कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो आपका इंटीग्रेटेड है, क्या आपकी जो आपकी मंडियां हैं या जो आपकी मार्केट्स हैं, क्या ये इंटीग्रेटेड हैं? ठीक है, अब ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड तब होंगी जब आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होगी। नहीं वो तो सबसे पहले आपको अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है, जब डॉक्यूमेंट करेंगे या हाँ, लेकिन आप डॉक्टर साहब आपको भी पता है शॉर्ट टर्म मेजर्स की बात है। बहरहाल चलें, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू बीइंग विद अस। जो बात ये करें वो बात वैलिड है, लेकिन वो ये है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी ऑब्वियसली हर बंदा ये चाहता है, लेकिन हमने शॉर्ट टर्म मेजर्स की बात करनी है कि फौरी तौर पे क्या किया जा सकता है, फौरी तौर पे संभाला कैसे दिया जाए हमारी मईशत इस वक्त हम अगर गवर्नमेंट की पोजीशन को ये कह के चैलेंज करना शुरू कर दें कि जी गवर्नमेंट जल्दी करे, क्या करे, आप गवर्नमेंट की पोजीशन को भी तो थोड़ा रियलाइज करें, क्योंकि कोरोना वायरस इज नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान, इट्स लाइक मोर देन 190 कंट्रीज। आदिल नजम साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन। बिल्कुल जी, आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे ख्याल में अमेरिका की जब हम बात कर रहे हैं, अमेरिकन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो वहां की सूरत हाल से हमें बेहतर तौर पर आगाह कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आदिल साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? आपको आवाज आ रही है क्लियर? जी बिल्कुल। अच्छा आदिल साहब, अभी हम मोहम्मद शहबाज साहब से बात कर रहे थे, अमेरिका के हवाले से बात कर रहे थे। जानना आपसे ही चाहेंगे, जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि इमरान खान की आज बिल गेट्स से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है, उनके दरमियान ये बात हुई है कि किस तरह से संभाला दिया जा सकता है, किस तरह से मदद की जा सकती है। लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि आप बताएं कि अमेरिका में क्या कुछ इकदाम हो रहे हैं अपनी मईशत को इन हालात में संभाले रखने के लिए? सर देखिए, बहुत सी मुख्तलिफ चीजें हो रही हैं और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ चीजें हो रही हैं। कुछ फेडरल लेवल पे हो रही हैं और ज्यादातर जो एक्शन है जिससे सारी दुनिया में है वो लोकल है, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि इसका जो भी अमल होना है वो शहर के हद पे या हमारे यहाँ सूबे या यहाँ जो स्टेट कहते हैं उस हद पे, तो ज्यादा जो रेगुलेटरी काम है वो तो होता है लोकल लेवल पे। फेडरल लेवल पे या मुल्की सतह पे जो है वो ज्यादा ये है कि इकॉनमी को कैसे संभाला दिया जाए, लेकिन उसके साथ साथ ये कि जो सेहत का है कि जो अस्पतालों को इमदाद चाहिए है, जो इक्विपमेंट चाहिए है, जो रिसर्च चाहिए, उस हवाले से अमेरिकन इकॉनमी का हाल बुरा है। और ना सिर्फ मेरे ख्याल में अब ये साफ जाहिर है कि ना सिर्फ इसका जो मेडिकल टोल है उसका एपिसेंटर अमेरिका है कि सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ होगा, बल्कि ये भी नजर आता है कि जो इकोनॉमिक नुकसान है वो भी यहाँ शायद दुनिया में सबसे ज्यादा होगा, चीन की बनिस्बत या यूरोप की बनिस्बत। तो यकीनन ये लगता है कि अमेरिका एक बदला हुआ निकलेगा। कुछ खबरें ये भी हैं, आज कुछ अखबारों ने भी छापा कि डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना वायरस की अमेरिका आमद से पहले 2 महीने तक मुसलसल जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, दे वर ब्रीफिंग हिम कि ये खतरा आने लगा है। जो 5-10 मेन पॉइंट्स होते थे कोरोना वायरस उसमें सरे फहरिस्त रहा है और मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया जाता रहा है, बट उन्होंने निगलेक्ट किया। एक तो ये कहा, दूसरा आज चीन की तरफ से भी, जब चीन की जानिब से एक स्टेटमेंट आई है कि ये आप गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं और आप जिसे कहना चाहिए कि अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है वो किसी दूसरे मुल्क पे डालना चाह रहे हैं। आज फिर चीन ने कहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी मैं आप पे हर जाने का दावा भी कर सकता हूं, यू माइट हैव रीड द न्यूज। तो ये जो इस वक्त एक कशमकश है, इसमें कहीं ना कहीं एंगल हमें निकलता नजर आता है कि जी ये तो 2 इकोनॉमिक पावर्स आपस में लड़ रही हैं और इतने बड़े मसले कोरोना वायरस को इग्नोर कर रही हैं, और खासतौर पर उस वक्त जब चीन में तकरीबन 4-4.5 हजार और 60 हजार के करीब अमेरिका के अंदर लोग मर चुके हैं इस वायरस से और लाखों अभी तक इससे मुतासिर हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं, ये जो नक्शा हमारे सामने आ रहा है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका? देखिए, एक तरफ तो इसमें कुछ बचकानापन है, खुसूसन डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो उनकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं कई बार होती हैं, वो जो पहले इग्नोर करने की बात है वो काफी अरसे से अमेरिका में हो रही है कि उन्होंने पहले इसको सीरियसली नहीं लिया, बाद में बहुत समझे, अगर पहले ले लेते शायद बेहतर हो जाता। और दूसरी उनकी बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं खुसूसन जो ना सिर्फ गलत हैं बल्कि डेंजरस भी हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी याद रखें कि ये हाथियों की जंग है, ये हाथियों की जंग इस कोरोना वायरस से पहले भी थी, इसके दरमियान भी हो रही है और इसके बाद में भी होगी, चीन और अमेरिका की जो। और ये जो जंग है जो हाथियों की है, ये इसमें ये एक बड़ी सियासत का एक अमल है। तो ये कोरोना वायरस उसका हिस्सा बन गया। अब जब हाथी लड़ेंगे तो घास रौंदी जाएगी और वहां मसला आता है हमारे जैसे ममालिक का। तो एक तरह से ये जो आप एक तू मैं देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल में नॉइज है, इसको इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो चीज ये है कि दोनों ये जो ममालिक हैं इनकी जो इकोनॉमीज है उससे बाकी दुनिया की इकोनॉमी इतनी जुड़ी हुई है कि अगर अमेरिका छींक मारेगा या चीन छींक मारेगा तो जुकाम सारी दुनिया को हो जाएगा। ठीक,
और कोरोना सबको ही होगा उस चीज से, ऑन अ लाइटर नोट। अच्छा सर, ये भी बताइए कि आज मे भी आपकी नजर से गुजरी हो, अगर नहीं तो मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। जो यूएस कमीशन है माइनॉरिटीज के हवाले से जो रिपोर्ट शाये होती है, उसमें आज भारत को बड़ा जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है कि उन्होंने माइनॉरिटीज के हवाले से जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाया, जो कश्मीर के अंदर कानून साजी को तब्दील किया, जो बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, इसको बेस बना के उस कमीशन ने ये कहा कि इंडिया माइनॉरिटीज के राइट्स को लेकर उसकी जो सिमत है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और बदतर सिमत की जानिब जा रहा है। आने वाला वक्त अकलियतों के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और दूसरी जानिब उसी कमीशन ने पाकिस्तान में सिख यूनिवर्सिटी का क़याम हो, करतारपुर आधारी का खोला जाना हो या दीगर पाकिस्तान के इक़दाम हो, उसको अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान इज डूइंग बेटर। आप इस कंपैरिजन को कैसे देखते हैं इंडिया के इंटरनेशनल इमेज को लेते हुए? क्या आप समझते हैं क्या वो जो एक तासुर इंडिया ने बनाया था दुनिया भर के अंदर ग्रेटर इंडिया का या सेकुलर इंडिया का, वो अब डाउनफॉल की जानिब है? डाउनफॉल तो यार बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन ये भी कहानी जो है ये कोरोना वायरस से पहले की है और बाद में भी रहेगी। और मेरे ख्याल में ये जो कमीशन ने कहा है, इसका सेरा जो है वो कमीशन को नहीं जाता, वो मोदी साहब को जाता। You're right. ये तमाम मोदी साहब का किया करता है कि उनकी जो हरकतें हैं वो उस लेवल पे पहुंच गई हैं कि इवन जो उनके दोस्त हैं अमेरिका वाले, जी। मेरे ख्याल में अमेरिका अभी भी इंडिया की तरफ लीन करता है। उनके लिए भी अब मुश्किल हो गया। आपने यही देखा यूएई वगैरह कि जो इंडिया के और मोदी साहब के यार हैं, जो उनके हामी हैं, उनके लिए भी अब बड़ा मुश्किल हो गया कि वो जो है इसको नजरअंदाज करें। तो इन अ वे नरेंद्र मोदी पिछले 1.5 साल से हैज ओवरप्लेड हिज हैंड, क्योंकि ये जो हरकतें हैं उनको इग्नोर करना मुश्किल हो गया अमेरिका के लिए। अब इससे क्या इसका ये मतलब है कि अमेरिका और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो बदल जाएंगे? मेरे ख्याल में नहीं। लेकिन एक ये मतलब जरूर है, और ये मतलब तकरीबन 1 साल से, कि अमेरिका जो भारत का जो टेफ्लॉन इमेज था कि उनपे कोई चीज किसी की जद पड़ ही नहीं सकती थी, कि वो दुनिया की नजर में हमेशा जो अच्छे नजर आते थे, वो मोदी ने चेंज कर दिया। इन अ वे मैं अगर सच बात कर सकूं कि जो 70 साल में गुडविल भारत के लिए गांधी साहब के इमेज ने बनाई थी, उसको तहस नहस कर दिया है मोदी ने। कि इन अ वे के एक इमेज ये था कि जनाब ये जो है सेक्युलर है, बड़ी डेमोक्रेसी है, 70 साल से जो एक नैरेटिव था वो तबाह कर दिया है मोदी साहब ने। इसका ये मतलब नहीं है कि तमाम जो ममालिक हैं वो भारत के खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब जरूर है कि डिप्लोमेटिकली ये इंडिया जो है अब इसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो गया है उनके दोस्तों के लिए भी। ठीक है, इसको डिफेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। क्या सोच रहा है अमेरिका भारत को लेकर, इस पर तो हमने बात की, लेकिन कुछ मैं ये जानना चाहूँगी, इलेक्शंस बहुत करीब हैं। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, अगर हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, वहाँ के जो आवाम हैं, सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वो क्या सोच रहे हैं? जो भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पॉलिसियाँ बनाई गई हैं या पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं इस वायरस को लेकर, उससे मुतमईन दिखाई दे रहे हैं या लोग परेशान हैं? आपको कुछ जो हामी हैं वो मुखालिफिन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं ट्रंप के इस वक्त अमेरिका के अंदर? देखिए, इसमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल है, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है। अगर तो आज इलेक्शन हो तो हर लॉजिक ये कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ना सिर्फ हारेंगे, लेकिन उनको बहुत सख्त हार होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक तरह से एक मजाक सा बन गया। और लेकिन ये भी सच है कि जो उनके हामी हैं उन पे कोई असर नहीं होता, वो जो मर्जी कह लें, वो उनकी बात जो है वो देखो, उस दिन उन्होंने कहा जनाब आप वो धोने वाली दवाई पी ले, तो लोगों ने पी ली। सो कहने का मकसद ये, उनके हामी जो हैं वो बहुत जुनूनी है। अच्छा, लेकिन पहले कहा जाता था कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो भी बात करते हैं ये वो इंटेंशनली करते हैं, ये नादानिस्तगी में नहीं करते। आपने बचकाना का वर्ड यूज किया ना, तो इसलिए मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या अब भी इससे आपको नादानिस्तगी का वो एक एहसास होता है, या आपको लगता है कि नहीं इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगी? नहीं, मेरे ख्याल में दोनों चीजें कभी कभार होती है, दोनों चीजें होती हैं। लेकिन एक अगर मुझे आप गुजारिश करनी है, इलेक्शन जो है वो होगी नवंबर में। सो अब फैसला मसला ये है कि आज और नवंबर के बीच में क्या होता है। अब अगर आप अगस्त में या जुलाई में नजर आने लगे कि अमेरिका में हालात बेहतर हो रहे हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी की वजह से बेहतर हो या उसके बावजूद बेहतर हो, तो उसका फायदा जो है एक तरह से उनको पड़ेगा। सो ये कहना इस वक्त मुश्किल है। और दूसरी तरफ यह है कि डेमोक्रेट्स ने जो अपना कैंडिडेट दिया है बाइडेन साहब, वो
शख्स तो अच्छे हैं लेकिन ही इज नॉट अ गुड कैंडिडेट। तो इसलिए ये कहना कि जनाब सिर्फ इसलिए कि इस वक्त जो है उनकी सपोर्ट कम हो रही है, इसकी वजह से इलेक्शन पलट जाएगी, ठीक है, मेरे ख्याल में कबल इस वक्त। ठीक है। अच्छा, चूंकि आपने ये भी कहा कि एक बदला हुआ अमेरिका होगा, आपके पहले सवाल के एंड पे आपने कहा कि एक बदला हुआ अमेरिका यू सपोज आपको नजर आ रहा है, ये बदले हुए अमेरिका से आपकी क्या मुराद है? नंबर वन, क्या लोगों की सोच टुवर्ड्स द सिस्टम दैट दे हैव, इन पर्टिकुलर द मेडिकल सिस्टम दैट दे हैव, इज इट गोइंग टू बी चेंज्ड? नंबर वन। नंबर टू ये कि जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका का बिहेवियर रहा है, असर कम बिहेवियर रहा है, जिसमें उसने अब आके चीन को भी दबाने की कोशिश की, छोटे ममालिक को तो दबाने की कोशिश करता ही रहा है। डू यू सी द चेंज इन दैट एज वेल? डॉक्टर साहब, हर चीज में चेंज होगी मेरे ख्याल में यार, हर चीज में चेंज होगी। एक तो देख के जो हम टेक्नोलॉजी वगैरह से जो रोज जो लोग घर पे बैठे हुए, उनकी आदतें बदल जाएंगी, उनकी ख्वाहिशें बदल जाएंगी, उनकी एस्पिरेशंस बदल जाएंगी। एक तो वो होगा सोशल लेवल पे। दूसरा, इकोनॉमिकली जो है एक बहुत बड़ा धचका पड़ा है अमेरिका को, और ये वैसा नहीं है जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस में था या कभी स्टॉक मार्केट की वजह से पड़ जाता है, जहां इकोनॉमी के एक हिस्से को धचका पड़ता है, बाकी हिस्सा जो है वो संभाल लेता है। सो अमेरिका जब निकलता है तो क्या उसकी रिलेटिव पावर इकोनॉमिक दूसरों के खिलाफ मुकाबले में कैसी होगी? यकीनन बदली हुई होगी। और इसी तरह सिक्योरिटी के लिहाज से अगर जो दुनिया की सबसे बड़ी जो मिलिट्री पावर है, वहां जो आज लोग रहते हैं वो कहते हैं कि यार दुनिया की हम इतनी मिलिट्री पावर है, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन ये एक वायरस जिसको हम देख ही नहीं सकते, उससे हम सेफ नहीं रह सके। राइट? सो सवाल ये कि हमें एक दूसरे को मारने की हमारे पास जो सलाहियत है वो लामहदूद है, लेकिन एक वायरस से लड़ने की सलाहियत नहीं है। उसकी वजह से सिक्योरिटी पे भी असर पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त तमाम माहिरीन ये कह रहे हैं कि जो आपकी सियासी बिसात है वो बदली हुई होगी। बदली होने का क्या मतलब है कि वो कैसे बदलेगी? कोरोना में हर चीज जो है वो अनसर्टेन है, और ये भी अनसर्टेन है कि वो कैसे बदलेगी। बिल्कुल जी, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है यकीनी तौर पर। आदिल नजम साहब, आप अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थे। अमेरिका में क्या हालात हैं, मईशत किस रुख पर जा रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, इलेक्शन पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं ट्रंप की पॉलिसियों को लेकर, आपका तज्जिया आप शेयर कर रहे थे। आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया आदिल नजम साहब। बड़ी खतरनाक बातें की है नजम साहब। और जब उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी तब्दीली, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और हर चीज में आने वाला है, तो मेरे ख्याल में ये वाकई एक मेरे ख्याल में दुनिया बदलेगी, नहीं बदलेंगे तो हम लोग, जब हम एहतियात की बात करते मुझे लगा हैं, आप कहने वाले कि दुनिया बदलेगी, नहीं बदलेंगे तो ट्रंप नहीं बदलेंगे। नहीं, ट्रंप तो चले बदले ना बदले, हमें ट्रंप से कुछ लेना देना नहीं, हमें पाकिस्तान से लेना देना है। कितनी जबरदस्त, इतनी फोकस्ड गवर्नमेंट। मैंने बड़े सैलाब की ट्रांसमिशन, अर्थक्वेक्स की ट्रांसमिशन, हर गवर्नमेंट ने अपना बेस्ट ही दिया होगा, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा, लेकिन इतनी फोकस्ड गवर्नमेंट इस मामले के ऊपर, और गवर्नमेंट परफॉर्म कैसा कर रही है, एग्जीक्यूशन कैसा कर पा रही है, अच्छा या बुरा है, वो फैसला आवाम के ऊपर है। मैं यहाँ पे कोई वकालत नहीं कर रहा, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके की पॉलिसीज गवर्नमेंट का काम पॉलिसीज बनाना होता है ना, जिस तरीके की पॉलिसीज गवर्नमेंट नहीं करा रही है, जिस तरह का फोकस हमें गवर्नमेंट का नजर, ये कंसर्न्स जो दिखा रही है गवर्नमेंट, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, इससे पहले हमने नहीं देखा। खैर, इससे पहले ऐसी पेंडेमिक भी नहीं आई, लेकिन जिस तरीके से पब्लिक को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, वी ऑल आर सपोज टू आस्क आवरसेल्फ, हमें सब को ये पूछना चाहिए अपने आप से कि क्या हम वैसे रिस्पॉन्ड करें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल जी, और जैसा कि बार बार कहा भी जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, मीडिया की जानिब से, हम लोग भी देखें आपसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कि अगर आप खुद को या अपने प्यारों को महफूज रखना चाहते हैं तो आपको अपने घर तक महदूद रहना है। लेकिन इमरान, हम ये देख रहे हैं, चाहे वो सब्जी मंडी हो, चाहे वो आम मार्केट हो, क्योंकि फ्रूट के ठेले और जो दीगर चीज़ों के ठेले या ऐसी चीज़ें हैं वो लगाने की इजाज़त दे दी गई है, ताकि जो गरीब आवाम है, जैसे कि हमारे पीएम, हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कहते हैं कि लोग कोरोना से मरे न मरे, खुदा न खास्ता भूख से मरने का खदशा बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ गुर्बत की सतह से भी लोग नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बहुत सारी ऐसी कच्ची आबादियाँ हैं जिनसे अगर कहा जाए कि आप बिल्कुल अपने घरों के अंदर बंद हो जाएं, तो छोटी छोटी सी जगह हैं, एक एक कमरे के अंदर 10-10 लोग, 12-12 लोग रहते हैं, तो बहुत उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल में इमरान हमें बताया जाए जी, हमारे साथ डॉक्टर फुरकान है फ्रॉम टर्की, और टर्की के अंदर पिछले कुछ दिनों में बड़ा होशरुबा इजाफा हमने देखा है। इनिशियली हमें लगा कि टर्की शायद सेफ है या कम जो है वो मुतासिर है सारी पेंडेमिक से, लेकिन अब टर्की के अंदर सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हम डॉक्टर फुरकान से पूछते हैं, जरा सीनियर एनालिस्ट हैं, उनसे जरा पूछते हैं कि वो हमें क्या रिपोर्ट कर पाएंगे और क्या एनालिसिस दे पाएंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, आई होप आप ठीक हैं, सेफ है माशाल्लाह। शुक्रिया बहुत, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमें सिचुएशन बता दीजिए डॉक्टर साहब, क्या ऑब्जर्व करें इस वक्त, और जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है उसको लेकर क्या फोर्सी कर रहे हैं टर्की के लिए आने वाले वक्त में?
एक्चुअली देखा जाए यहाँ 21 तक जो है हालात बेहतर होने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। वो इसलिए कि अब तकरीबन पिछले एक हफ्ते से जो है डेथ टोल जो है वो नीचे जा रही है, 125 तक गई थी, अच्छा। अब जो है वो 95 तक आ गई आज। ये तकरीबन इसकी वजह ये है कि पिछले तकरीबन 2-3 हफ्तों से मुसलसल जो है वीकेंड पे जो है वो कर्फ्यू लगता रहा है। कर्फ्यू लगने की वजह से जो है लोग अब बाहर नहीं जा रहे, और बाहर ना जाने की वजह से जो है वो थोड़ा सा अंडर कंट्रोल आ गया। आपको ये अब जो है हालात इससे लग रहा है कि ये जुम्मे को और हफ्ता इतवार को फिर कर्फ्यू लगेगा, और उसके बाद फिर वीकेंड पे जो है ईद तक जो है सिलसिला ऐसे ही जाएगा। ईद के बाद जो है वो हालात यहाँ पर बेहतर होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, अमेरिका में भी हमने देखा, अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, तिब्बी सामान के हवाले से ले लीजिए, डॉक्टर्स के हवाले से ले लीजिए, अमले के हवाले से ले लीजिए, शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है वहाँ पर। तुर्की में आप क्या बताएंगे, अभी क्या सूरत हाल है अस्पतालों के अंदर, ख़ास तौर पर उस तरह की सिचुएशन तो नहीं जो हम अमेरिका में देख रहे हैं? सर आपने देखा होगा, मैंने आज आर्टिकल भी इस बारे में लिखा होगा कि तुर्की किसी जमाने में यूरोप का मर्द बीमार था, और अब जो है यूरोप का मसीहा बनकर उभर कर सामने है। वो इसलिए कि तुर्की ने तकरीबन इटली, यूरोप, बरतानिया, अमेरिका तक को जो है वो अपने जो 20,000 सामान इमदादी तौर पर भिजवाया है, जो कि किसी भी इस्लामी मुल्क के लिए, मेरा ख्याल है किसी भी इस्लामी मुल्क ने ऐसा नहीं किया। ये वाहिद मुल्क है जिसने सारे यूरोप को और फिर अमेरिका को भी जो है आज जो है वो 20,000 सामान इमदादी तौर पर जो है भिजवा दिया है। ये मेरा ख्याल है ये एक बड़ी अच्छी चीज है। जो अलाहाबाद ये आपने देखा होगा कि तुर्की के जो सिटी हॉस्पिटल्स हैं वो दुनिया के लिए एक मिसाल की हैसियत रखते हैं। मेरा ख्याल ऐसे हॉस्पिटल अमेरिका में भी, यूरोप में भी कहीं नहीं है। ये तकरीबन रजब तैयब एर्दोगान ने आज से 10 साल पहले इस पर अमल दरामद शुरू किया था और इसको अमली जामा पहना दिया है, और इसकी वजह से यहाँ पर किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं है। और ये वाहिद मुल्क है जो मास्क जो है अपने अवाम को हर हफ्ते 5 फी फर्द जो है भिजवा रहा है, दे रहा है, बगैर किसी ड्यूटी के, बगैर किसी फीस के, बगैर किसी दिए हुए। डॉक्टर साहब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, आपने चूंकि आप आगे हमारे साथ, इससे पहले तुर्की में किसी से बात नहीं हुई मेरी इस पेंडेमिक के बीच, तो टर्की एक ऐसी जगह है जो जिसका एक हिस्सा एशिया के साथ भी है, देन यूरोप के साथ भी है, वी ऑल नो इसकी लोकेशन जियोग्राफिक ऐसी है। एशिया के लोगों के हवाले से स्पेसिफिक ये बात मुसलसल की जा रही है कि शायद जी एशिया में इस पेंडेमिक का फैलाव भी कंपैरेटिवली कम है, इसका असर भी कंपैरेटिवली कम है। ये बात आपने भी सुनी होगी पाकिस्तान के हवाले से, भारत के हवाले से, बांग्लादेश के हवाले से। तो टर्की के अंदर एक तो ये कि इस एक स्टेटमेंट को लेकर आपका क्या एनालिसिस है? इज इट सो एशिया और वो जो एक तकसीम है पेंडेमिक की, नंबर 1। नंबर 2 मेरा सवाल सर ये है कि टर्की ने ऐसा क्या किया है जो इटली और स्पेन नहीं कर सके? हाँ देखा, ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है जो ये इलाज का सिस्टम जो वो फ्री है। अवाम जो हुकूमत जो है सबको बगैर कोई इम्तियाज किए बगैर सबको जो है वो फ्री इलाज दे रही है। फ्री जो है किसी किस्म कोई इम्तियाज नहीं कर रही। अगर वो वजीर है या कुछ भी है, इंश्योरेंस का सिस्टम जो है गवर्नमेंट की सतह पर भी और प्राइवेट सतह भी, प्राइवेट हॉस्पिटल भी जो है वो भी बगैर फीस के जो है, क्योंकि वो हुकूमत उनको अदा करेगी, बगैर फीस के हर एक को देने के पाबंद है। कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जो कोरोना वायरस से मुतासिर है उनको एडमिट नहीं करेगा। ऐसा कोई हॉस्पिटल आपको नजर नहीं आएगा। वो जो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल उनको एडमिट भी करते हैं तो वो भी कोई फीस वगैरह नहीं लेंगे, क्योंकि हुकूमत ने इसकी जिम्मेदारी उठाई हुई है। और हुकूमत जब तक मुकम्मल तौर पर वो इलाज जो है वो कंप्लीट सेहत याद नहीं हो जाता मरीज, उस वक्त तक उसके इलाज की पाबंद है। इसी वजह से जो है यहाँ पे आपने देखा होगा कि तुर्की ने बड़ी जल्दी जो है वो हालात का काबू पा लिया। हालांकि आपने देखा होगा कि 125 से 130 तक की गई है या डेथ टोल जो थी, अब आहिस्ता आहिस्ता कम आना शुरू। और वो एशिया यूरोप वाले फैक्टर मैंने पूछा आपसे, उस पे क्या कमेंट? यूरोप में ये कहता चाहूंगा, हाँ ठीक है आप लोग कह रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया और जो है और बांग्लादेश में बहुत कम है। वजह यह कि वहाँ एक तो गर्मी है, फिर मेरे ख्याल में जो मैंने भी वो रिसर्च की है, देखा गया पाकिस्तान में जो है बचपन में लोगों को टीबी के जो है ये वैक्सीन वगैरह लगाए जाते रहे, जिसके असर जो है वैक्सीन की वजह से जो है वो साफ तौर पर सुनने में तो आ रहा है, लेकिन ये दिस इज नॉट ऑथेंटिक नहीं है, ये मुसद्दिका नहीं। इसी वजह से पाकिस्तान में जो है, लेकिन यहाँ पे टर्की में क्योंकि ऐसा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद एशिया में और यूरोप में टर्की का तकरीबन 3% हिस्सा यूरोप में, बाकी जो है 97% हिस्सा जो है वो एशिया में है। इसलिए लेकिन यहाँ पे पूरे टर्की में एक जैसा है, कोई ये नहीं फर्क, आप ये नहीं कह सकते इस्तांबुल में है तो बाकी किसी इलाके में नहीं, पूरे इलाके में इस्तांबुल में बल्कि ज्यादा। इस्तांबुल में आपने देखा होगा कि 2 हिस्सों में तकसीम है, एक एशिया में और एक यूरोप में, दोनों हिस्सों में जो है इसी तरह ये वायरस जो है वो चलता है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि आप
तुर्की में हैं, तुर्की की सूरत हाल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से तुर्की दूसरे ममालिक की मदद कर रहा है उस पर भी आपने बताया, इलाज मुआलजे को लेकर वहाँ के लोगों के साथ क्या हो रहा है इस पर भी आपने रोशनी डाली। कुछ अगर हम वहाँ की मईशत की बात करें, जैसा कि हम अमरीकी मईशत की बात कर रहे थे, चाइना के हवाले से हम बात कर रहे थे, कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितने अरसे तक अगर खुदा न खास्ता तुर्की में केसेस बढ़ते रहते हैं, जो लॉकडाउन है, जो कर्फ्यू का सा समा है, अगर इसको बढ़ाना पड़ता है और सख्त करना पड़ता है तो कितना अरसा आप समझते हैं कि तुर्की जो है झेल पाएगा इस सारी सूरत हाल को मईशत के हवाले से बात करें? ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने, इसलिए कि तुर्की की मैशत जो है वैसे तो ठीक जा रही थी, जो है तकरीबन 4 पॉइंट के करीब की सालाना जो है वो तरक्की की शरह थी। लेकिन अब जो IMF ने और बाकी जो इदारों, आलमी बैंक ने और बाकियों ने जो अपनी वो किया है वो इस लिहाज से कि ये तकरीबन जो है इस अगले साल तक जो है 1% के करीब जो है शरह तरक्की होगी अगर हालात इस तरह रहे। लेकिन अगर हालात मजीद खराब होना शुरू हो गए तो फिर जो है वो शरह तरक्की जो है वो माइनस तक जा सकती है। लेकिन तुर्की में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि माइनस तक जाए। तुर्की जो है 1% के करीब तक गया हुआ, उसके बाद ऊपर कर सामने आया है। और तुर्की रजब तय्यप एर्दोगान के दौर में हमेशा जो है 5% के करीब जो है शरह तरक्की कायम रही है। एक जाने तो हम हेल्थ सिस्टम की बात करें, मेरा इसी जो सवाल है इससे जुड़ा हुआ एक मेरा नुक्ता ये है कि एक जाने तो हम हेल्थ सिस्टम पे बात कर रहे थे, पाकिस्तान जैसे ममालिक, इवन सऊदी अरेबिया के बारे में आज हमने पढ़ा, अमेरिका के बारे में हमने पढ़ा, कुछ स्टेट्स के बारे में, नाउ दे आर सीरियसली थिंकिंग कि हमने अपनी जो इकोनॉमिक स्टेट है उसको भी सपोर्ट करना है। जिस तरह आसमा ने कहा कि टर्की की मईशत किस हद तक झेल पाएगी, तो क्या टर्की भी पैरेलल ग्राउंड्स के ऊपर कुछ रिलैक्सेशन दे रहा है अपने लोगों को, अपनी एक्सपोर्ट्स को, अपनी इंडस्ट्री को, कि उसको साथ साथ ओपन अप किया जाए? इस पर क्या रजब तैयब एर्दोगान की क्या पॉलिसी है? हाँ जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर जो अपने आवाम को अगर सपोर्ट नहीं करेगा रजब तय्यप एर्दोगान तो उसने आइंदा 2023 में इलेक्शन भी जीतना, ये चीज मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जो है पूरी तरह आवाम की हर तरह, आपने देखा होगा कि यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ पर जो इमदाद बहमी का सिस्टम, मेरा ख्याल दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ के बल्दियाती इदारे जो है वो घर घर जाके मसाजिद में देख ले, मसाजिद इस वक्त जो है वो नमाज के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रही। वहाँ पे आपने देखा होगा कि बल्दियाती इदारे जो है अपना सारा सामान रखते हैं ताकि जो कोई भी किसी किस्म का सामान लेना चाहे वो बगैर किसी बला झिझक जो है जब आकर वो वहां पे लेना चाहता है ले सकता है। अलावा रजब तय्यप एर्दोगान ने ये कहा कि जो जिनके कर्जे वर्जे हैं उनको 1 साल के लिए कर्जे जो है वो रोक रहे हैं, उनसे किसी किस्म का कोई शरह सूद नहीं लिया जाएगा। अच्छा। तकरीबन साल के एंड तक जो इसी तरह रहेंगे और उनसे कोई इस वापसी का भी अभी मुतालबा नहीं किया जाएगा। इसी तरह उन्होंने जो है अपनी जो इंडस्ट्री को भी ये कहा कि वो इंडस्ट्री जो है वो चलती रहेगी। वो ईद के बाद जो इंडस्ट्री को खोलने, अभी तक क्योंकि इंडस्ट्री बंद थी, इंडस्ट्री को खोलने के जो है वो अहकाम दे दिए गए। ईद के बाद इंडस्ट्री खुलना और बाकी जो है इदारे हैं वो भी खुलना शुरू हो जाएंगे। जी ठीक है जी, बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं तुर्की में मईशत को संभाला देने के लिए। डॉक्टर फुरकान हमीद साहब तुर्की से हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया शेयर कर रहे थे। सर आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। और जी हम देख रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, तुर्की में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ताजिरों को, एक्सपोर्टर्स को कहीं ना कहीं हमें उनको रिलीफ देना पड़ेगा, थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा ताकि हमारी मईशत जो है वो चलती रहे, उसका पहिया चलता रहे। बिल्कुल सही आसमा, इससे एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त इस्टेब्लिश हो रही है कि जो इमरान खान साहब की अप्रोच थी ना इस सारे मामले को, अप्रोच वाज वेरी राइट। वो हमेशा से पहले दिन से ये बात कर रहे थे कि हम कर्फ्यू की जानिब नहीं जा सकते। उन्होंने कहा इफ वी वर इटली और जापान तो उन्होंने कहा हम फौरन लॉकडाउन कर लेते, लेकिन हम नहीं कर सकते। देन उसके बावजूद उन्होंने, और जो 70% ऑफ पॉपुलेशन है जो देहातों के अंदर रहती है, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि उसको लॉकडाउन चाहिए नहीं है। सच वहाँ पे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो पहले हमारे इकोनॉमिस्ट भाई आए थे उनसे थोड़ा मेरा इख्तलाफ इसी बात पे था कि वो एग्रीकल्चर को फोकस कर रहे थे। एग्रीकल्चर हमारी एक्टिविटीज तो देहात के अंदर है, पैंडेमिक्स का ज़्यादा असर शहरों के अंदर होता है और ज़्यादा जो फोकस है वो भी शहरों के अंदर है। शायद इमरान के भी जब गंदम की कटाई का सीजन आया तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद ये हिदायत की तमाम जो देही इलाके हैं वहाँ की इंतजामिया को कि जो लोग गंदम की कटाई के लिए या फसलों के हवाले से बाहर निकलना चाहते हैं तो उनकी जो नकलो हरकत है उसको महदूद न किया जाए, उस पर पाबंदी ना लगाई जाए। तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में रिलैक्सेशन उन लोगों को भी दी गई है जो फसलों से और गंदम और एग्रीकल्चर बुनियादी जरिए मुआश इनका ज़राअत है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और बेसिकली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का शुरू से फोकस रहा ही ये है। हम अगर देखें, एक जानब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोला जाना, एग्रीकल्चर के ऊपर किसी किस्म का कोई कतगन ना होना, एंड देन लॉकडाउन टू स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब आना,
ये अब तक वही सिचुएशन है जिसके ऊपर मुसलसल प्राइम मिनिस्टर नजर रखे हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर्स को फोकस करें। दूसरी जानिब हमें ये देखना होगा कि इस वक्त वो जो कर्व है हमारा, जो मोर्टेलिटी रेट है, उसको भी हमें कंट्रोल बहरहाल करना होगा, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, इस वक्त अजहर जावेद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, यूके से हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान ही की नहीं बल्कि दुनिया भर में इस वक्त कोरोना की सूरत हाल के बाद क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इस पर गहरी नजर रखते हैं। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। अच्छा अजहर साहब, अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसियां बनाई जा रही हैं, जो इकदाम किए जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मुस्बत साबित हो रहे हैं अभी तक। अगर हम बात करें, आप किस तरह से देखते हैं ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो हिदायत जारी की जा रही हैं उनको? अजहर सुन नहीं पा रहे आपको, आपकी ऑडियो का कोई प्रॉब्लम है। अगर हैंड्स फ्री यूज करें तो माइक जरा करीब कर लें, मे भी बेहतर हो जाए। जी जी बिल्कुल, ब्रेक हो रही है, आई डोंट नो, आप फिक्स कर लें, बेशक इट्स लाइव ट्रांसमिशन, इट्स ओके, आप इसको फिक्स कर लें ताकि आपकी आवाज बेहतर हो। अजहर जावेद साहब हमारे साथ हैं जी, यूके से। जी अजहर साहब, कैन यू हियर मी नाउ? आप बोलना शुरू कीजिए, शायद बेहतर हो जाए, प्लीज बोलिए। नहीं, I'm so sorry, नहीं सुन पा रहे हैं अजहर जावेद साहब को। कोशिश करते हैं कि हम टेलीफोन लाइन पर, पहले हम कोशिश कर रहे थे स्काइप पर उनको लें ताकि आप उनको देख भी सकें साथ में, लेकिन चलिए जब हम कोशिश करेंगे कि उनका तज्जिया अगर हम सुन ही लें तो ये भी काफी होगा। टेलीफोन लाइन पर हम कोशिश कर रहे हैं अजहर जावेद साहब को लें और हम बात कर रहे हैं जी कि बाकी दुनिया में क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं कोरोना वायरस के नतीजे में, जो सूरत हाल पैदा हुई है, और पाकिस्तान क्या कर रहा है। तो मेरे ख्याल में आप बहुत ज्यादा सलाह रहे थे और मैं भी, जो बैनुल अक़वामी आप बात करिए यूके के हवाले से, व्हाट आई फील, क्योंकि आपकी भी दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फैमिली लोगों से बात होती है, हम सबकी होती है, तो इस वक्त दुनिया एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोज भी हुई है, चाहे वो अमेरिका है चाहे वो यूके है, क्योंकि हमारे जहन में एक बहुत बड़ा एक सॉर्ट ऑफ एक इमेज था कि दुनिया जो है इसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कोप अप करेगी, ना तो हेल्थ सिस्टम के अंदर। आप देखिए उनके बिजनेसेस बैठ गए, क्यों बैठ गए? बिकॉज ऑनलाइन सिस्टम्स नहीं थे, दे यूज द ऑनलाइन सिस्टम्स, दे यूज द ईमेल एंड जो ई कॉन्फ्रेंसिंग होती है, लेकिन वहां पे नहीं हो रहा है इस वक्त, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि शायद आप सिस्टम्स को उस तरफ लेके नहीं गए हैं। अजहर साहब से राब्ता हुआ हमारा दोबारा? अजहर साहब आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज जी 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 अजहर साहब फरमाइएगा, आप क्या कह रहे थे? जी बिल्कुल, जहाँ तक सूरत हाल है अभी जो आप बात कर रहे थे यूरोप का और जो पाकिस्तान का अगर मुआवजा करें, तो मेरे ख्याल में जो मुझे यहाँ तक जो चीजें बनी है कि पाकिस्तान में जो इसको मैनेज किया गया है वह बहुत बेहतर तरीके से किया गया है। उसकी वजूहात मैं ये बताऊंगा कि जो भी केस डिटेक्ट होता है पाकिस्तान में, उसको फौरी अर्जेंट तवज्जो दी जाती है और उसको सेल्फ आइसोलेशन के लिए, उसको अलहदा करने के लिए बाकायदा तौर पर यहाँ पे हुक्काम उसमें किरदार अदा करते हैं। मैं पहले ये बताऊं कि जो बरतानिया में सूरत हाल जो हमने फेस की है, उसमें अगर खुदा ना खास्ता किसी शख्स में सिम्टम्स आते हैं इस कोरोना वायरस के, उसके लिए हेल्पलाइन पे कॉल करना पड़ता है। हेल्पलाइन वाले पहले आपको 3 दिन 4 दिन के लिए कहते हैं आप वेट करें, फिर उसके बाद फिर 4 दिन के लिए कहते हैं वेट करें, फिर जब 7-8 दिन 10 दिन के बाद इंसान के जो मुदाफियती निजाम उस बीमारी की वजह से वीक हो चुका होता है, तो फिर जाके कहीं आपको हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बारी आती है। अच्छा। उतनी देर में इंसान काफी हद तक आधा काम हो जाता है उतनी देर में। हाँ, तो ये सूरत हाल है कि हमें यहाँ पर आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते किसी किस्म का, जब तक कि वो खुद आपको आके लेके ना जाएं। तो इस वजह से यहाँ पे जो अगर हम हलाकतों की तादाद देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा हमें नजर आई है। जबकि यहाँ से भी जो हमारे दोस्त जा रहे हैं, इवन के जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे लोग यहाँ पे वापस पाकिस्तान गए हैं, तो उन्होंने हमें जो उनसे बातचीत हुई, डिस्कस हुई, और जो हम यहाँ से देख भी रहे हैं कि उनको बाकायदा वहाँ पे जब रिसीव किया गया है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, अभी तक तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ही गए हैं लोग, तो उनको बाकायदा पहले चेकअप एक उतरते ही हुआ उनका बॉडी टेम्परेचर, फिर हॉस्पिटल ले जाके उनको उनके टेस्ट हुए, और अगर जो क्लियर करता जाता है उसके वो घर भेजते जाते हैं, बाकी लोगों को आइसोलेशन में डाल देते हैं। तो अजहर साहब सुना है कि स्क्रीनिंग अभी तक भी एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग नहीं हो रही है बरतानिया के अंदर, ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल किसी किस्म की कोई स्क्रीनिंग नहीं है बरतानिया में।
आप वहां से उतरते हैं जहाज से और सीधे इमिग्रेशन पे जाते हैं। एज रूटीन में आप अपना इमिग्रेशन करते हैं, करवाते हैं और सामान कलेक्ट करते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो ये तो पाकिस्तान में तो ये 12 मार्च से तकरीबन शुरू हो गया था। तो वो लोग जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे और उसकी पॉलिसीज पे तनकीद करना अपना हक समझते हैं, आप जरा उनको बताएं ना जी। हमें खुशी होती है कि हम तनकीद करें, ओके करनी भी चाहिए, अवामी हुकूमत है, लेकिन थोड़ा सा तो लोगों को बताएं कि क्या डिफरेंस है इंतजामात में। करंतना में भी रखा जाता है जो लोग आ रहे हैं बाहर से सर। देखिए, तनकीद के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, पूरी जिंदगी पड़ी है तनकीद करने के लिए। हुकूमत पे मेरा ख्याल है, जर्नलिस्ट हो या आम आदमी हो या अपोजिशन हो, तो तनकीद चलती रहेगी। ये तो एक पूरी दुनिया में होती है, यहाँ पे भी तनकीद हो रही है। लेकिन जब कोई वबा आती है, कोई मर्ज है जो हर एक शख्स को, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, उसको वो मुतासर कर रही है और उसमें जिंदगी जाने का खतरा भी है। तो वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे आपको इज्तिमाइयत का सबूत देना पड़ता है, बहुत सारी चीजों में आपको मिलजुल कर करना पड़ता है। और तनकीद भी बहरहाल अगर होती है तो उससे भी पॉजिटिव चीजें कई ली जा सकती हैं। लेकिन जो बरतानिया में अगर हमने सूरत देखी, तो मेरा ख्याल है कि बरतानिया में इंसानों, अब तकरीबन आज जो ऑफिशियल फिगर आया वो 26,000 से क्रॉस किया है डेथ का, लेकिन जो अनऑफिशियल फिगर है वो मोर देन 40,000 है, जिसमें बहुत सारी डेथ्स जो हॉस्पिटल से बाहर हुई वो काउंट नहीं हुई। उसके मुकाबले में अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में इसके मुकाबले में बहुत ही कम, अल्लाह का शुक्र है कि डेथ रेशियो है। लेकिन जो मैनेजमेंट यहाँ पर सूरत हाल जो है वो काफी सब कंट्रोल दिखाई देती है। आप चूंकि पाकिस्तान को देख रहे हैं सर, अगर आपको आवाज आ रही है मेरी, आप चूंकि यूके में मौजूद हैं, यूके की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं, क्या वहाँ पर असल में हो रहा है। वहाँ जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, वो बहुत बढ़ चढ़ कर यहाँ पर काम करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, बहुत एहसन तरीके से काम कर रहे हैं, मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं यकीनी तौर पर। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी अमवात भी हुई हैं, जो शहीद भी हुए हैं ये ड्यूटी सर अंजाम देते हुए, लेकिन वहाँ उन्हें ट्रिब्यूट भी पेश किया गया है, बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत को सराहा गया है। कुछ इस बारे में बताइएगा। कहा जा रहा है 3 डॉक्टर्स थे जिन्होंने जामे शहादत नोश किया है इस दौरान ये खिदमत सर अंजाम देते हुए। जी बिल्कुल, इस वक्त तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो बरतानिया में इस वबा के दौरान लड़ते हुए, मरीजों को देखते हुए, इसके खिलाफ इन्होंने जो जंग लड़ी है उसमें वो अब तक उनकी जिंदगी से वो हाथ वोट धो बैठे हैं। उनमें बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की, इवन मेरे जाती जो मुआलिज जो पिछले 10 साल से जो मेरे मुआलिज हैं डॉक्टर जीशान हैदर, वो भी इसी वबा की वजह से मरीजों को चेक करते हुए वो इसमें मुब्तला और हॉस्पिटल में जाके उनका इंतकाल हुआ। आज ही खबर जो हमें मिली है, डॉक्टर मेमूना राना थी, यहाँ पे पाकिस्तानी है, लाहौर से उनका ताल्लुक है, बड़ी अच्छी डॉक्टर थी, उनका भी इंतकाल 2-3 दिन कबल हुआ है। और बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं पाकिस्तानी जिनका इंतकाल हुआ। साउथ एंड सी पे डॉक्टर कासमी थे, उनका इंतकाल हुआ। कई मतलब यहाँ पे नर्स थी एक पाकिस्तानी बर्मिंघम में, वो उनका इंतकाल हुआ। तो पाकिस्तानी जो डॉक्टर थे अराउंड 7-8 हज़ार से ज्यादा डॉक्टर इस वक्त बरतानिया की हेल्थ सर्विसेज में अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं और वो बड़े तनदही से अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और उसी को जो उनको रिकग्नाइज करने के लिए गुज़िश्ता रोज सुबह 11 बजे 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। ऐसे तमाम लोगों के लिए जो हेल्थ सर्विसेज में जिन्होंने अपनी जो खिदमात में दी और जो इस वबा के दौरान अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, इसी तरह में कुछ हमारे जो दोस्त हैं, बड़े सीनियर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर शाहिद सत्तार हैं यहाँ पे एक्सीडेंट इमरजेंसी के बड़े सीनियर कंसल्टेंट हैं, वो इसमें मुब्तला हुए, वो हॉस्पिटल रहे 6 दिन। अब वो अल्लाह का शुक्र है आप से बहुत अच्छा लगा हमें बात करके, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा डिटेल में एक तो हमें बताया और हमारी दुआ है कि आप महफूज रहें, हर पाकिस्तानी बिलखुसूस जो वहाँ पे है और हर इंसान बिलुमूम जो वहाँ पे मौजूद है, चाहे वो इंग्लैंड में, दुनिया के किसी हिस्से में है, क्योंकि इस वबा की नौयत ऐसी है कि ना रंग देख रही है, ना मजहब देख रही है, ना नस्ल देख रही है, ना फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप देख रही है, ना अंडर डेवलप्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज देख रही है, सबको मुतासिर कर रही है। हमारी सबके लिए दुआ है कि अल्लाह सबको महफूज रखे। बिल्कुल जी, हमारी यही दुआ है और इसी दुआ के साथ आपको वही एक मैसेज जो हम बार बार दोहरा रहे हैं, और जैसा कि इमरान आप कह रहे थे प्रोग्राम के आगाज में कि बार बार ये कहा जाता है कि हम वही बातें रिपीट कर रहे हैं, तो जैसा कि आपने भी कहा और आप लोग भी जानते
जानते हैं कि अब इसमें और कुछ कि दुनिया बदल रही है, आप भी बदल जाइए। बिल्कुल जी, दुनिया बदल रही है, हमें भी बदलना है। बहुत ज्यादा गंभीर सूरत हाल जो है हम देख रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप की दीगर कंट्रीज हो, जैसे कि तुर्की में भी अभी हम बता रहे थे कि पहली सूरत हाल इतनी खराब नहीं थी जितनी अब हो गई है। लेकिन वजह सिर्फ और सिर्फ हम यही देखते हैं कि जहां लोगों ने बिल्कुल इसको नजरअंदाज किया शुरू के दिनों में कि जी कुछ नहीं होता, जैसे अभी मैं पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों और मुझे पता चला कि कोई ऐसी सियासी और मजहबी शख्सियात भी हैं जो इस पे कमेंट करती नजर आती हैं विदाउट नेमिंग एनीवन कि जी जानवरों को क्यों नहीं हो रहा ये, तो खुदा का खौफ करें। ना आपका और जानवरों का इम्यून सिस्टम सेम है, ना आपका और जानवरों की खुराक भी मुख्तलिफ है यकीनी तौर पर। तो आप कोई ऐसे कंपैरिजन जो पब्लिक फिगर्स हैं वो प्लीज ऐसे कंपैरिजन मत लेके आए, आपसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हम सुबह शाम यहाँ पे बैठ के ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस लाई जाए। आप लोगों को अगर जो भी हैं जिसने भी ये किया है, आप प्लीज लोगों को गुमराह मत कीजिए, लोगों को राइट ट्रैक के ऊपर लेकर आइए। और एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूं कि अगर अमेरिका, इटली, स्पेन जो कि आइकॉन समझे जाते थे हेल्थ सिस्टम के, अगर वहां पे हजारों लोग मरे हैं तो माय डियर पाकिस्तानीज, आप कोई इंटैक्ट नहीं है इससे, आपने कोई फौलाद का पानी नहीं पिया हुआ है। खुदा का खौफ करें, थोड़ा सा एहतियात करें और गवर्नमेंट का साथ दें। अल्लाह ना करे कि हमें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े जिस तरह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका के अंदर हो चुकी है। बहरहाल जी, इसी मैसेज के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे न्यूज़ बुलेटिन के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू।